आप्रवासी घाट विश्व विरासत स्थल पोर्टरुई में एक विशेष मार्गदर्शी संवाद का आयोजन किया गया, जहां पर बैठकों के छात्र मुख्य पात्र थे। साहित्य संवाद समिति, भारतीय उच्चायोग, मॉरिशस इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, विश्व हिंदी सचिवालय और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया। ये पहली बार था कि किसी बंद ऑडिटोरियम से बाहर किसी ऐतिहासिक जगह का भ्रमण करते हुए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और आप्रवासी घाट विश्व विरासत स्थल के दौरे से बेहतर और क्या जगह हो सकती थी। इसके लिए यह संवाद आरंभ हुआ एक गाइडेड विजिट के साथ, जिसमें बैठकाओं के बच्चों के साथ उनके अध्यापक और आयोजन समिति के प्रधानों ने बड़े ध्यान और रुचि के साथ भाग लिया। नमस्कार, आप्रवासी घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर आप लोगों का स्वागत है। हमारे चेयरमैन भी आप लोगों का स्वागत करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे इस साइट पर आप बच्चे लोग विज़िट के लिए आए हैं और मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो विज़िट है, ये जो दौरा है इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इतना पसंद आएगा कि आपको हमेशा इस जगह की जो विशेषता है वो याद रहेगी। ठीक है, तो हम अपने इस यात्रा के दौरान 3-4 जगहों पर रुकेंगे और आपको संक्षेप में कुछ जानकारियाँ देंगे और उसके बाद आराम से बैठकर आपको जितने भी सवाल करने हो आप हमसे कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पर हम ये मानते हैं, हमारे शोध के अनुसार हमारे पूर्वज पहली बार उन्होंने अपना पाँव यहाँ रखा था। इससे पीछे जो भी ज़मीन आप देख रहे हैं वो रिक्लेम्ड लैंड है, मतलब कि पानी यहाँ पर रुकता था उस समय और फिर यहाँ पर वे उतरे, इसीलिए सिम्बोलिकली यहाँ पर एक चिन्ह लगाया गया है और यही हमारे आप्रवासी घाट का लोगो है, उनका पद चिन्ह। और क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, तो इसलिए उनका पद चिन्ह लगाया गया है। और यहाँ पर जो नक्शा था, यहाँ का जो शेप था, किस तरह से यहाँ का माप था, उस माप को यहाँ उतारा गया है और लिखा गया है कि लैंडिंग प्लेस ऑफ इंडेंजर्ड लेबरर्स। तो यहाँ से वे यहाँ पर उतरते थे और यहाँ से होकर वहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ से होकर वो आप्रवासी घाट के जो उनके लिए कक्ष बनाया गया था, उनके लिए सुविधाएँ थी, वहाँ पर वे रहते थे। तो अब हम चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ की वो सीढ़ियाँ कैसी हैं, जिन सीढ़ियों से वे चढ़कर ऊपर आए थे। और वो सीढ़ियाँ 19वीं सदी, मतलब कि 1834 से, उससे पहले तो बनाई गई थी, लेकिन आज भी वैसे की वैसे ही हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रही थी, हर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक विशेषता होती है, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। इसके आधार पर यूनेस्को उस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करता है। और इस साइट की विशेषता ये है कि बरतानी हुकूमत ने अपने सारे कॉलोनीज़ में यही वो जगह चुना था जहाँ पर वे अपना एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पर इंडेंजर सिस्टम का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया 1834 में, वो बहुत ही अच्छी तरह से चला और इसके बाद ही उन्होंने अपने अन्य कॉलोनीज़ में इस इंडेंजर सिस्टम को जारी रखा। अब इस साइट की दूसरी बड़ी विशिष्टता ये है कि ये दुनिया भर में एकमात्र इंडेंजर साइट है और कहीं भी नहीं है, क्योंकि इंडेंजर सिस्टम तो बाकी देशों में भी लागू किया गया था, लेकिन ये जो साइट है ऐसा और कहीं नहीं है। दिस इज़ द ओनली इंडेंजर साइट। और ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ आपकी परदादी, आपके परदादा यहाँ से होकर गुजरे थे। वो गैर नहीं थे, आपके अपने थे। वो ज़्यादातर भारत से आए थे, 98%, लगभग आधे मिलियन लोग आए थे, उनमें 98% भारत से थे, मतलब कि आपके पूर्वज थे, आपकी परदादी थे, आपके परदादा थे। तो यहाँ से जब आप
गुजरेंगे, अभी ऊपर जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिए कि जब आपकी परदादी, आपके परदादा यहाँ से गुजरे होंगे तो उनको कैसा लगा होगा। और जहाँ पर उस वक्त जब यहाँ आए तो क्या उन्होंने सोचा था कि वे यहीं बस जाएंगे और उनके वंशज आप जैसे छोटे छोटे बच्चे एक दिन आएंगे, कितने साल बाद, 2 दशक बाद आकर इसका दौरा करेंगे। आप बस इस बात का ख्याल रखकर इन सीढ़ियों को चढ़ें। आप आ सकते हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ आपकी परदादी, आपके परदादे आए थे, लेकिन उनके पैरों में चप्पल नहीं था, वे नंगे पाँव आए थे और उन्होंने सोचा नहीं था कि वो आकर यहाँ बस जाएंगे और उनके वंशज यहाँ पर फलेंगे फूलेंगे। तो ये जैसे ही उतरे थे तो इन्होंने एकदम उतरते ही एकदम स्नान करा इन्होंने, या ये किस स्थिति में आए थे, क्या करते थे ये आते ही? आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आज भी ये सवाल हर एक के दिमाग में है। असल में जब वो आते थे तो आज जैसी सुविधा तो है नहीं। सही बात तो ये है कि वो लोग अपना स्नान अपने जहाज़ में ही कर लेते थे, और वो भी आज जैसा स्नान साबुन के साथ, शैम्पू के साथ तो था नहीं, बस पानी उंडेल लेते थे वहीं पर, और उनको एक जोड़ा कपड़ा भी दिया जाता था जहाज़ में ही। ये जो स्नान घर हैं, ये जो शौचालय हैं, यहाँ पर वो 2 रात बिताते थे। तो जो लोग यहाँ रहते थे वो इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे ही वो आते थे उनका स्नान और कपड़े बदलना ये जहाज़ में ही हो जाता था, क्योंकि आएंगे तो भारी भीड़ होती थी, जहाज़ खचाखच भरा हुआ होता था, तो यहाँ उनको वो मौका नहीं मिलता। आप समझ पाएंगे वो किस स्थिति में आते थे। जी, एक और सवाल है। ये इंडियन इमिग्रेंट्स अप्रवासी घाट को कब आए थे? इंडियन इमिग्रेंट्स मतलब कि शर्तबंद मज़दूर के रूप में जो भारत से शर्तबंद मज़दूर आए, उनके साथ अफ्रीका और चीन से भी 2 या 3% लोग आए थे। लेकिन ये जो इंडेंचर सिस्टम शुरू हुआ था, औपचारिक जो तारीख घोषित किया गया है मॉरिशस में, वो है 1834। 2 नवंबर 1834 को पहले जो भारतीय शर्तबंद मजदूर थे वे मॉरिशस में उन्होंने अपना कदम रखा था। और यही वजह है कि हर साल 2 नवंबर को यहाँ श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के सारे महानुभाव और साथ में इस देश के गिरमिटिया मजदूर के जो वंशज हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, और आप भी आते हैं और इस समारोह में भाग लेते हैं। हाँ, जो सानवी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वो रात में आए थे कि दिन में? ये कल्पना आपको करने की कोशिश करनी चाहिए कि 1834 में आज जिस तरह से हर जगह लाइट है, आज जिस तरह से आप जहाज़ देख रहे हैं, नए नए जहाज़, उस समय ऐसा नहीं था। लाइट की बहुत कमी थी, जहाज़ भी ऐसे आधुनिक जहाज़ नहीं थे, इसीलिए उनकी सभी जो गतिविधियां थी वो दिन में होती थी। वो उनका लैंडिंग दिन में ही होता था, ताकि उनको उतरने में सुविधा हो, ऊपर आने में सुविधा हो, क्योंकि बहुत कम रोशनी थी उस समय। प्रवासी घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिर्फ 1/3 भाग बचा हुआ है इमिग्रेशन डेपो का। मतलब कि इससे पहले जो 2/3 भाग हैं वो सड़क के उस पार हुआ करता था, और यहाँ पर जो लोग आते थे, यहाँ पर रहते थे, कम से कम 2 रात यहाँ पर रहते थे, और उनको जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो दी जाती थी। अभी आप सुन रहे हैं कितना शोर है, ऐसा नहीं था। ये एक पूरा इमिग्रेशन डिपो था, लेकिन जब निर्माण कार्य चला, यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ,
तब धीरे धीरे इसका नक्शा भी बदला, लेकिन 1980 के सालों में इस साइट को एक नेशनल मॉन्यूमेंट करार दिया गया, क्योंकि तब देखा गया एक बहुत बड़े पत्रकार थे श्री विक्रम सिंह रामलाला, उन्होंने इस साइट पर शोध करना शुरू किया। ये साइट जो यूं ही छोड़ दिया गया था, जब शर्तबंद मजदूर ख़त्म हुआ 1920-1930 के सालों में, फिर इस साइट को अन्य उद्देश्यों से इसका इस्तेमाल किया गया। फिर ऐसा वक्त आया कि इसको यूं ही छोड़ दिया गया और यहाँ पेड़ पौधे लताएं फैल चुकी थी। फिर विक्रम सिंह रामलाला ने उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए अपने पूर्वजों को, इस जगह का देखरेख करना चाहिए, इसके रख रखाव पर ध्यान देना चाहिए। और फिर एक बृहद कार्य चला एक ऐसे विरासत स्थल को उसका सही दर्जा देने के लिए, और ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट बना। और उसके बाद 2001 में आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड का गठन हुआ ताकि इस साइट पर जो आर्टिफिशियल ढांचे लगाए गए थे उसको हटाया जाए, यहाँ बृहद शोध किया जाए और देखें कि कितना इम्पोर्टेंट है ये साइट। और इतना शोध चला इसको लेकर कि ये नज़र आया कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की दर्जा भी दे सकते हैं, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक नॉमिनेशन फाइल तैयार किया गया, यूनेस्को को भेजा गया, और साल 2006 में ये जो साइट है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। मतलब कि अब इस साइट को उसका ओरिजिनलिटी देना था। जो सीमेंट थे उनको हटाकर फिर से, इससे पहले लाशों का इस्तेमाल करते थे, चूना, तो फिर उसका इस्तेमाल किया गया और इस साइट का संरक्षण किया गया, इसको प्रिजर्व किया गया, कंसर्व किया गया, और इसको प्रमोट किया जा रहा है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हैसियत से। तो ये एक हॉस्पिटल ब्लॉक है जहाँ पर हमारे पूर्वज जब आते थे, हमारे परदादा परदादी, उनको सेवाएं दी जाती थी। लेकिन अभी जहाँ आप खड़े हैं पीछे तो चौकीदार का कमरा था, और बगल में थी घोड़ों के लिए एक जगह, एक अस्तबल। ये घोड़े, उनकी जो गाड़ी थी वो यहाँ होती थी। और घोड़ा गाड़ी किस लिए, वो जो कॉलोनियल मास्टर्स थे वो उनकी सवारी थी, क्योंकि उस वक्त तो गाड़ी थी नहीं, कार वगैरह नहीं थी। इसके बाद ये एक किचन है, और ये मानते हैं कि इस किचन में, इस हॉस्पिटल में जिस भी उपकरण का इस्तेमाल होता था तो उसको स्टेरिलाइज किया जाता था यहाँ पर। ये एक हॉस्पिटल ब्लॉक है, यहाँ अस्पताल हुआ करता था। यहाँ पर पहुँचने पर वो सफ़र इतना कठिन था, वो इतने बीमार पड़ जाते थे क्योंकि उनके लिए फ्रेश खाना था नहीं, तो वो रूखे सूखे खाकर आते थे। और जब बीमार होते थे तो यहाँ पर उनको पहली सेवा दी जाती थी। तो यहाँ 2 हॉस्पिटल ब्लॉक हैं, एक तो यहाँ है और एक यहाँ। और इस हॉस्पिटल ब्लॉक के जो दीवार हैं आज भी ज्यों के त्यों हैं, वही पत्थर है, वही दीवार है, उस समय से ये आज भी वैसा ही है। और ये एक शौचालय है, यहाँ पर जो ऑफिसर्स थे उनका शौचालय यहाँ पर हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि आज भी जैसे कि आप कहीं जाएंगे तो ऑफिसर्स स्टाफ के लिए अलग से उनका शौचालय होता है और पब्लिक के लिए अलग, तो यहाँ भी वैसे ही था। ऑफिसर्स के लिए अलग से उनका दफ्तर इस तरफ था, यहाँ पर उनका शौचालय था। और इसके नीचे जो आप ये एक ब्लैक सब्सटेंस देख रहे हैं, ये जो ब्लैक सब्सटेंस है, इसको बिचुम कहते थे, और ये 1800 के ज़माने से आज भी यहाँ कायम है। तो ये आपने साइट का दौरा किया। अब यहाँ पर जो आप्रवासी घाट के अधिकारी हैं वो लोग करते क्या हैं? वो लोग शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, और जो रिसर्च करते हैं यहाँ पर जो पहले से रिसर्च किया गया उसको प्रदर्शित किया गया है एक म्यूज़ियम में। नीचे है विक्रम सिंह रामलाला इंटरप्रिटेशन सेंटर। उस म्यूज़ियम में आप इस साइट के बारे में अधिक जानकारी पाएंगे जो यहाँ पर किए गए शोध से पता चला है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पर आपको जो भी सवाल करना हो आप मुझसे ज़रूर पूछें।
गाइडेड विजिट के पश्चात प्रश्न और उत्तर का सत्र शुरू हुआ, मार्गदर्शी और छात्रों के बीच, जो बहुत ही जानदार और प्रवाहपूर्ण था। बच्चे एक के बाद एक प्रश्न करते गए और वे प्रश्न बहुत ही मासूम लेकिन गंभीर थे, जो बड़ों को भी सोचने पर विवश करते, मानो बच्चे मार्गदर्शी की परीक्षा ले रहे हो। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में आयोजित यह संवाद बहुत ही प्रभावशाली और सफल रहा। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेया गुप्ता हूँ और मैं अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मुझे हिंदी में गाइडेड टू मिला प्रवासी घाट का। तो मेरा यह प्रश्न है कि जो भारत से मजदूर आए थे वो भारत के किन किन प्रांतों से आए थे, कौन से शहर और कौन से इलाके से आए थे? भारत के अलग अलग प्रांत से यहाँ पर भारतीय मॉरिशस आए थे, इसीलिए आज आपको देखने को मिलेगा कि मॉरिशस में हिंदू हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, गुजराती हैं। तो मुख्य रूप से वो लोग बिहार से आए थे, और बिहार वो नहीं जो आज का बिहार है, पर इससे पहले भारत का भी ढांचा वो अलग था। आप दर्शन प्रोग्राम में सुनते होंगे। तो बिहार के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मुख्य रूप से शर्तबंद मजदूर आए, और यही वजह है कि मॉरिशस में जो लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज, जो उनकी मातृभाषा है, वो भोजपुरी ही रही, क्योंकि अधिकतर वो बिहार से थे, लेकिन कुछ लोग आंध्र प्रदेश से आए, कर्नाटक से आए, महाराष्ट्र से आए। तो इस तरह से भारत के अलग अलग राज्यों से वो आए, लेकिन मुख्य रूप से बिहार से वे थे। और ये जो सभी राज्यों से वो लोग आए थे, वो मुख्य रूप से कृषि से जुड़े हुए थे अपने देश में। इसीलिए वे जब मॉरिशस आए तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस पथरीले देश को, जो एक वोल्केनिक आइलैंड था, उसको उन्होंने एक हरा भरा खेत का रूप दे दिया। नमस्ते, मेरा नाम अनिया है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप्रवासी घाट को कौन बनाया है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आप्रवासी घाट को किसने बनाया? ये सवाल हमको उस बात तक ले जाती है कि हर एक ऐतिहासिक साइट का अलग अलग पहलू होता है, इतिहास के अलग अलग परत होती हैं उसमें। तो आप्रवासी घाट भी ये इमारत पहले थी, लेकिन इसका उद्देश्य अलग था, अन्य प्रयोजन से इसका इस्तेमाल किया जाता था। अभी आपने इस म्यूज़ियम में देखा कि एक आर्कियोलॉजिकल डिगिंग किया गया है। ये आर्कियोलॉजिकल डिगिंग हमको बताता है कि ये जगह पहले एक ड्राई डॉक हुआ करता था, जहाँ जहाज़ों की मरम्मत होती थी, लेकिन इसके बाद इसका उद्देश्य बदलने लगा, और जब यहाँ पर शर्तबंद मजदूरों को लाने का फैसला लिया गया तो इसी जगह पर वे आए। ये ढांचा उस वक्त कुछ छोटा था। समय के साथ जैसे जैसे शर्तबंद मजदूरों की संख्या बढ़ती गई, इस साइट को बढ़ाया गया, और मुख्य रूप से आपको पता है पोर्ट लुई में और मॉरिशस के अन्य शहरों में जो गुलाम थे, दास थे, उन्होंने इमारतों का निर्माण किया था। तो इस तरह से आप हमारे देश में हर एक विरासत में एक कॉमन हेरिटेज, शेयर्ड हिस्ट्री का पहलू देखेंगे, और वही आप्रवासी घाट पर भी है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं सानिया गुप्ता हूँ और मेरा यह प्रश्न है कि यूनेस्को ने आप्रवासी घाट को ही क्यों विश्व विरासत स्थल बनाया है? यूनेस्को एक संस्था है जो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि देते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त होते हैं। 10 शर्त हैं यूनेस्को द्वारा निर्धारित कन्वेंशन में, और आप अगर अपने देश के किसी साइट को नामजद करवाना चाहें तो ये आप पर निर्भर होता है। आपको ऐसा दस्तावेज़ तैयार करना चाहिए जो उन शर्तों का पालन करे। बहुत ही साइंटिफिक एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जो टेक्निकल ऑफिसर्स द्वारा, रिसर्चर्स द्वारा, हिस्टोरियंस द्वारा, आर्कियोलॉजिकल प्रोफेशनल्स द्वारा तैयार किया जाता है। आप्रवासी घाट पर भी तैयार किया गया, और फिर इसका जो एनालिसिस होता है उसकी जिम्मेदारी यूनेस्को के जो एडवाइजरी बॉडीज़ हैं वो करते हैं। जब आप सारे शर्तों पर खरे उतरते हैं तब आपके साइट को विश्व विरासत की उपाधि दी जाती है। तो इस हैसियत से आप्रवासी घाट की ये जो साइट है वो यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित उन 10 शर्तों में से 2 शर्तों को बहुत अच्छी तरीके से इसका पालन करता है और उनमें खरा उतरा, इसीलिए इसने वो उपाधि हासिल की। और वो जो शर्त है जिस पर आप्रवासी घाट को अंकित किया गया वो ये कि इस साइट से एक तो बरतानी हुकूमत का महाप्रयोग जुड़ा हुआ है,
और फिर इस साइट में वो अमूर्त विरासत भी शामिल है जो हमारे पूर्वज अपने साथ इस देश में लाए। अन्य सवाल? नमस्ते, मेरा नाम श्रीदा है। मेरा सवाल है कि ना अप्रवासी मॉरिशस क्यों आए थे? अप्रवासी मॉरिशस आए थे यहाँ पर खेती करने के लिए, गन्ने के खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि जिस वक्त गुलामों को आज़ाद किया गया, गुलाम बनाए गए लोगों को आज़ाद किया गया, उस वक्त शक्कर की मांग बहुत ज़्यादा थी। मॉरिशस का जो प्रमुख फसल था, जो प्रमुख पैदावार थी, वो थी चीनी। तो उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत थी उन दासों को, इसीलिए इंडेंचर इमिग्रेंट्स को लाया गया और इन्होंने खेती में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। बल्कि 1870 से 1910 के बीच इस देश का जो पूरा पॉपुलेशन है, पूरी आबादी 70% सिर्फ शर्तबंद मजदूर ही थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यहाँ किस मकसद से आए और अपनी मजदूरी के ज़रिए उन्होंने इस देश का काया पलट कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम अरुणी है और मेरा सवाल है अप्रवासी घाट का मतलब क्या है? आप्रवासी घाट का मतलब है, आप्रवासी मतलब इमिग्रेंट, मतलब जो एक देश से निकलकर दूसरे देश में जाता है उसको आप्रवासी कहते हैं। सिर्फ भ्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि अगर वहाँ जाकर वो बस जाए काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए कुछ समय के लिए, तो उसको आप्रवासी कहते हैं। और घाट वो जगह है जहाँ पानी, समुद्र और ज़मीन का संगम होता है, उसको घाट कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से समुद्र यहाँ की ज़मीन से आकर मिलता था, तो इसीलिए इस जगह को घाट कहते हैं। यही वो घाट है जहाँ पर हमारे पहले आप्रवासी आए थे। लेकिन इससे पहले आप्रवासी घाट को कूली घाट कहते थे, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जो लोग यहाँ पर आते थे अपने देश में वो लोग कूली थे। लेकिन बाद में जब यहाँ पर शोध किया गया तो हमने देखा कि वो सभी कूली नहीं थे, इसीलिए उनको कूली कहना सही नहीं है। और यहाँ पर वो किसी अन्य उद्देश्य से आए थे, आप्रवासी के रूप में आए, यहाँ पर काम करने के लिए आए, इसीलिए सही शब्द का चयन करके इसका नाम रखा गया आप्रवासी घाट। आज हमने मई मास की साहित्य संवाद गोष्ठी की और इसके लिए हमने केंद्र चुना आप्रवासी घाट को। काफ़ी समय से यह कार्यक्रम सांस्कृतिक केंद्र पर ही आयोजित किया जाता था, लेकिन हाल ही में हमारी उच्चायुक्त महोदया ने अनुरोध किया कि आप आउटरीच करें, लोगों से मिलें, अलग अलग जगह पर जाएं। तो हमें आप्रवासी घाट एक ऐसा केंद्र मिला जहां पर हमें लगा अगर हम बैठकाओं के बच्चों को लाएं तो निस्संदेह वो अपने इतिहास से जुड़ पाएंगे। वो किताबों में क्या पढ़ रहे हैं उसके पीछे का इतिहास भी जान पाएंगे। उनके जो पूर्वज आए, जो दादा दादी परदादा परदादी यहाँ पर आए, उन्होंने कैसा जीवन जिया, किस तरह की परिस्थितियों में वे रहते थे, कैसा खाना खाते थे, कैसे सोने की जगह थी, किस तरह के शौचालय उन्हें उपलब्ध थे, तो कितनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने जीवन जिया, ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी है अपने संघर्ष को, अपने इतिहास को जानना, ताकि हम अपने वर्तमान के बारे में सोचें, उस इतिहास से जुड़ते हुए, वर्तमान से होते हुए एक सुंदर, एक उज्जवल भविष्य की राह बना सकें। हम देखते हैं कि आज जितने भी पूर्वज भारत से विभिन्न देशों में गए, उन सभी देशों में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी जगह बना ली है। वे आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न हैं, राजनीतिक हलकों में भी उन्होंने बहुत कुछ प्रगति की है। बहुत सारे देशों में, मॉरिशस में भी जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं, वो सब भारतीय मूल के हैं। ऐसा आयोजन करने के पीछे ध्येय ये था कि वे अपनी जड़ों से जुड़े, क्योंकि जड़ के बिना पेड़ पल्लवित नहीं हो सकते हैं, उसमें फूल नहीं आ सकते हैं। तो हमें ये सोचना था, और इसमें एक सोच ये भी थी कि भाषा से भी जुड़ना है। जब यहाँ पर हम गाइडेड टूर लेते हैं तो वह अंग्रेज़ी और फ्रेंच या कभी कभी क्रियोल में होता है, पर आज ये पूरा कार्यक्रम हिंदी में आयोजित हुआ। तो हिंदी से ही हमारे पूर्वज जुड़े हुए थे, और आज भी हिंदी इस देश में विश्व हिंदी सचिवालय के होते हुए एक दोनों देशों की एक बड़ी संस्था है जिसमें आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो इसमें अप्रवासी घाट, विश्व हिंदी सचिवालय,
इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और साहित्य संवाद समिति का पूरा सहयोग रहा और ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। अन्य कार्यक्रम भी आगे आयोजित होते रहेंगे। भाषा एवं संस्कृति को संजोने में ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि दर्शक आगे जो हमें देख रहे हैं वे इस कार्यक्रम से जुड़े और अनेक उपलब्धियों में उनका भी सहभागीदारी हो और हम हिंदी भाषा को और पुष्पित पल्लवित कर सकें, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।